जयराम और बिनिक्स के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे कहने और सुनने का आप और हम फर्ज तो अदा कर ही सकते हैं, यकीनन ये जानते हुए भी कि होना कुछ नहीं है। जयराज की उम्र 58 साल की थी और उनके बेटे बिनिक्स की 31 साल की। जयराज मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे। 18 जून की शाम 7:30 बजे सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन उनकी दुकान पर पहुंचकर शटर गिराने को कहता है। बिनिक्स मान जाता है। सब इंस्पेक्टर के जाने के बाद जयराज आते हैं और पूछते हैं कि पुलिस ने क्या कहा। इस पर जयराज कहते हैं कि दुकान तो 8 बजे बंद करनी है। वहां पर मौजूद एक पुलिस वाला कथित रूप से सब इंस्पेक्टर को जयराज की बात के बारे में बताता है। सब इंस्पेक्टर को लगा कि जयराज ने उसे गाली दी है। पहले भी जयराज और बालाकृष्णन के बीच कहा सुनी हुई थी। बालाकृष्णन ने जयराज से फ्री में मोबाइल फोन मांगा था जो नहीं दिया। 19 जून की शाम को बालाकृष्णन दुकान पर फिर आता है पुलिस की गाड़ी में। जयराज से पूछता है कि उसने कुछ कहा है तो जयराज इंकार कर देता है। बालाकृष्णन जयराज को गाली देता है और कॉलर पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठा लेता है। सांताकुलम पुलिस स्टेशन ले जाता है। बिनिक्स का दोस्त भागकर उसके पास आता है कि तुम्हारे पिता को पुलिस थाने ले गई है। बिनिक्स अपने दोस्तों के साथ थाने पहुंचता है। उसे थाने के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। पुलिस जयराज को मारने लग जाती है। थाने के बाहर खड़ा बिनिक्स अपने पिता को पीटते देखते सह नहीं पाता है। बिनिक्स और उसके दोस्त थाने के भीतर चले जाते हैं। कहते हैं कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मोबाइल फोन लेना है ले लीजिए, लेकिन बीमार पिता को छोड़ दीजिए, हम दुकान समय सीमा के बाहर नहीं खोलेंगे। पुलिस ने बिनिक्स को धर दबोचा और बाकी दोस्तों को थाने से बाहर कर दिया। इन दोस्तों के नाम हैं रवि और मणिमरन। कहानी का एक पक्ष यह भी है कि बिनिक्स अपने पिता को मार खाते देखता है तो थाने के अंदर चला जाता है। सब इंस्पेक्टर के हाथ पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर श्रीधर को गुस्सा आ जाता है कि हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई। सबको मारने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर सभी को थाने से बाहर जाने को कहता है और दरवाजा बंद कर लेता है। दोस्तों को कॉलर पकड़कर थाने से बाहर फेंक दिया जाता है, मगर दोस्त वहीं टिके रहे। थाने के बाहर 7:30 से लेकर 10 बजे तक चीखें बाहर आती रहीं, हमें मत मारो, हमें बचा लो। द लीड में छपा है कि इंस्पेक्टर 2 लोगों को बुलाता है। ये 2 लोग बिनिक्स का हाथ पकड़ते हैं। 2 लोग उसके पांव फैला देते हैं। उसे दीवार से लगाकर मारा जाने लगता है। बाप को जमीन पर बिठा दिया जाता है। आगे और भी बहुत कुछ होता है। 10 बजे रात तक पिटाई चलती रहती है। सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन थक जाता है तो सब इंस्पेक्टर रघु गणेश मारने आ जाता है। रात 10 बजे के बाद पिता और पुत्र की आवाज थम जाती है। जब आवाज थम जाती है तो बाहर खड़े दोस्त जानने की कोशिश करते हैं कि भीतर क्या हुआ। रवि और मणिमारन, इन दोनों का यह कहना है कि रात के तकरीबन 10 बजे इन दोनों की चीखें कुछ थमती नजर आती हैं, लेकिन उसके 1 घंटे बाद यानी रात के 11 बजे इन दोनों की ही चीखें एक बार फिर सुनाई देती हैं। इस बार रवि और मणिमारन ये दोनों ठान लेते हैं कि ये जान लें कि अंदर इनके साथ हो क्या रहा है। वहां पर एक खिड़की के जरिए जब पुलिस थाने के अंदर देखा जाता है तो ये देखते हैं कि दोनों ही बाप बेटे को निर्वस्त्र किया गया है। नंगे वो लोग लेटे हैं और उनको 5 पुलिस वाले बर्बर तरीके से पीट रहे हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल भी शामिल थे। इन दोनों को खिड़की के अंदर से झांकता हुआ देख फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हरकत में आती है। इन दोनों को पुलिस थाने के कंपाउंड से भी बाहर फेंक दिया जाता है। बाकी के जो इनके दोस्त और रिश्तेदार थे इन सभी को वहां से निकाला जाता है। तकरीबन 500 मीटर के आसपास भी पुलिस थाने के 500 मीटर के आसपास भी इनको भटकने नहीं दिया जाता है। अगले दिन यानी 20 जून की सुबह समय 6:15 से 6:30 बजे के आसपास एक पुलिस वाला बाहर आता है। इन दोस्तों से ये कहता है कि अपनी कोई एक निजी गाड़ी का इंतजाम किया जाए, उस गाड़ी में इन दोनों को अस्पताल लेके जाना है। 6:30 बजे बिनिक्स और जयराज ये दोनों ही लड़खड़ाती हुई हालत में खून से लथपथ पुलिस थाने से बाहर निकलते हैं। जब ये दोस्त इन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं, वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं, उनसे बैठा नहीं जाता है। तब इनको पता पड़ता है कि जो इनके पीछे का हिस्सा है यानी मूलाधार है, उधर बहुत चोटें लगी हैं और वहां से खून रिस रहा है। इनको लुंगी दी जाती है और जैसे तैसे गाड़ी में बिठा के इनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। समय हो चलता है 7 बजे। 7 बजे जो पुलिस वाला है जो इनके साथ गया है वो वहां के ड्यूटी डॉक्टर को ये कहता है कि इनका फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। वहां का जो ड्यूटी डॉक्टर है वो इनको मना कर देता है, कहता है इनकी हालत बहुत खराब लग रही है, पहले मैं इनकी जांच करूंगा, उसके बाद ही इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। बिनिक्स का एक और दोस्त राजकुमार, उसका ये कहना है सुबह के 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिनिक्स ने 7 लुंगियां बदली हैं। सुबह के 7 बजे से लेकर 11:15 तक 3 दफा इनके ब्लड प्रेशर की जांच करी गई, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं नीचे उतर रहा था। इनके दोस्त और परिजन ये गुहार लगाते रहे कि इनका इलाज शुरू कर दिया जाए। इनकी जो हालत है बेहद नाजुक बनी हुई है। वहां का पुलिस वाला जो था उसने ये कहा ये चोट इन्होंने खुद ब खुद लगाई है, सड़क पर लौट के इन लोगों ने खुद को चोटें पहुंचाई हैं, ये बड़े जख्म नहीं है, इनका खून खुद ब खुद रुक जाएगा, इलाज की जरूरत नहीं है। इस दौरान पुलिस वाले डॉक्टरों के ऊपर दबाव बनाते रहे कि इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। डॉक्टरों ने 3 इंजेक्शन और कुछ दवाएं दी हैं, तब भी इनका खून का रिसाव नहीं रुका, ना ही इनका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आया। लेकिन डॉक्टरों ने मजबूरी में दबाव में आकर इन लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। जैसे ही पुलिस वालों के हाथ ये फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, फौरन ही जयराज और बिनिक्स दोनों को ही लेकर सातानकुलम के जुडिशियल मजिस्ट्रेट पी सरवणन के घर ये लोग पहुंचते हैं। रास्ते भर पुलिस वाले बिनिक्स और जयराज दोनों को ही धमकाते रहे, अगर तुमने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी जुबान खोली तो हम तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देंगे, हम तुमको जान से मार देंगे। पूरी रात जो इनकी पिटाई होती है उस सदमे से ये बाहर ही नहीं निकल पाते हैं कि अगले दिन पुलिस वाले इनको धमकाना भी शुरू कर देते हैं। जैसे ही मजिस्ट्रेट के घर ये लोग पहुंचते हैं, कुछ 5-6 पुलिस वाले बिनिक्स को घेर लेते हैं और कुछ 50 मीटर की दूरी से ही इनकी पेशी कर दी जाती है। मजिस्ट्रेट ने दूर से ही इनको देखकर रिमांड ऑर्डर भी पास कर दिया। मजिस्ट्रेट ने ना एफआईआर पढ़ा, ना इनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, ना उन पर गौर किया। रिमांड के बाद जब इन लोगों को कोविलपट्टी के सब जेल लेके जाया जा रहा था, जो कि 103 किलोमीटर दूर है, रास्ते में बिनिक्स ने अपने दोस्तों से कुछ बातें कही। बिनिक्स ने यह कहा, पता नहीं इन पुलिस वालों ने मुझे क्यों मारा, मैं बेकसूर हूं, मेरा पूरा शरीर टूट चुका है, अंग अंग दुख रहा है, मेरी आत्मा मर चुकी है, मेरी मां को इस तमाम चीजों के बारे में कुछ मत बताना, मेरी मां का ख्याल रखना, क्योंकि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। जून तक जयराज और बिनिक्स का पखाना पेशाब सब बंद हो गया, पेट फूलने लगा, खाना बंद हो गया। जेल के अधिकारी अस्पताल ले गए। 8:30 बजे बिनिक्स की मौत हो जाती है। उसके 12 घंटे बाद 23 जून को 8 बजे सुबह पिता जयराज की मौत हो जाती है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में जो हुआ है
उसे देखने समझने के लिए अमेरिका जाना पड़े, इससे दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है। किसी पर भी झूठी आतंकी धाराएं लगा देना, 10 से 20 साल तक जेलों में सड़ा देना, फर्जी एनकाउंटर कर देना, इन सब कामों को हमारी पुलिस से बेहतर कोई नहीं करता है। राजस्थान में हिंदुओं पर अत्याचार को 56% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाने के लिए वोट किया है। आज इसी पर होगी देश की बहस। 170 हटने के बाद पहला विकेट कहां गिरा है? पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। कि अपने एक अधिकारी देवेंद्र सिंह को दिल्ली में आतंकवादी धमाका करने की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार करती है और 1 साल बीत जाने के बाद भी चार्जशीट दायर नहीं कर पाती, और चार्जशीट दायर नहीं करने के कारण देवेंद्र सिंह को रिहा कर दिया जाता है, जमानत दे दी जाती है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस के अनगिनत भाषण अपने घर में आतंकियों को पनाह देता है। यह कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सही है दोस्तों, कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। पाप को दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है। 90 साल की उम्र में गिलानी की आंख कैसे खुल गई? ये मेरा सवाल है उस सेक्युलर जमात से जो कहती है कि ये देश सबका है। अगर वाकई सबका ये देश है तो राजधानी से 150 किलोमीटर दूर हिंदुओं पर ये अत्याचार क्यों हो रहा है? राजस्थान सरकार से करे या ना करे, क्योंकि सेक्युलर जमात की सरकार है वहां। कहीं पड़े हैं। समाज के भीतर कानून और संविधान की समझ कमजोर पड़ जाती है तो उस समाज के भीतर के लोग फर्जी एनकाउंटर की गाथाओं पर तालियां बजाने लगते हैं, नेता की वाहवाही करने लगते हैं, और ऐसे लोगों की तालियों के दम पर नेता अपना सीना फुलाने लगते हैं कि उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। ये नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नई कश्मीर नीति का एक बड़ा खौफ है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अलगाववाद के आतंक पर यह सर्जिकल स्ट्राइक है, इसलिए मैं इसको सर्जिकल स्ट्राइक मानता हूं कि 370 का कानून हटा, उसके बाद क्या क्या हुआ कश्मीर के अंदर, यह देखने की बात है, इसकी बानगी समझने की बात है। मोदी नीति से हुर्रियत के डर का विषय। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की घटनाओं पर नेहा दीक्षित और अन्य चंद रिपोर्ट के बाद मुख्यधारा की मीडिया ने अपनी सुविधा के हिसाब से इन खबरों से आंखें बंद कर ली, मुंह मोड़ लिया। जब मजदूर तालाबंदी के कारण बिहार और यूपी लौट रहे थे तो इन दोनों राज्यों में मजदूरों से संबंधित कई प्रकार की योजनाओं का ऐलान किया गया। बिहार में भी किया गया, यूपी में भी किया गया, लेकिन अब बिहार के मजदूर वापस लौटने लगे हैं। यह सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, पूछता है सारा भारत।